डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है और आज तक हमारे करिकुलम में और एकेडेमिया में एक वन साइडेड अप्रोच ज़्यादा डोमिनेंट रही है। अमूमन ये बात समझी जाती है कि बंगालियों के ऊपर बहुत मज़ालिम ढाए गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी का किरदार बड़ा नेगेटिव था, हमारी जो लैंडेड एलीट थी उसका किरदार नेगेटिव था, हमारी जो सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट थी उसके मसाइल थे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे मसाइल थे इस ज़मीन में, लेकिन दूसरी तरफ आपने एक बहुत ही अहम पहलू की तरफ इशारा किया है जो मेरी ज़ाती राय ये है कि बहुत कम लोगों की नज़र इस तरफ जाती है। यानी बंगालियों के हवाले से बहुत सारी जो स्टडीज़ पहले भी हुई, आजकल भी हुई हैं, बंगाली एक मिजाज है सर, और उस मिजाज के कुछ बुनियादी खसाइल हैं। ख़ास तौर पे जो मशरक़ी बंगाली हैं, मिजाजन वो अपने बाप के साथ भी खड़ा हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ भी खड़ा हो सकता है। तो इस लिहाज से क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ब्रेकअप में क्या सिर्फ पंजाबी ब्यूरोक्रेसी का रोल ही काफ़ी था, या इसके अलावा बंगालियों के हवाले से भी उनके भी कुछ मसाइल थे? इस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा प्लीज़। शुक्रिया। फिर बड़ा मुश्किल सा सवाल है और इस पर ज़ाहिर है कि एक से ज़्यादा आरा हो सकती हैं। जहाँ तक मेरी नाकिस राय है और वो बहुत ही महदूद इल्म पर मबनी है, वो ये है कि देखिए, अब मैंने पहले उस थ्योरी को रद्द कर दिया कि जिसे वो पंजाबी कहते थे, वो पंजाबी अकेले नहीं थे, वो उर्दू बोलने वाले 70-72 तक वो प्रीडोमिनेंट करते थे ब्यूरोक्रेसी पर। उनमें पख्तून भी थे, बलूचिस्तान वालों को बहुत कम हिस्सा मिला था, सिंधी भी थे, लेकिन यकीनन पंजाबी भी थे। असल में फ़र्क पता नहीं चलता था वहाँ पर कि जो पंजाबी जो है वो उर्दू भी उसी तरह बोलते थे जैसे उर्दू बोलने वाले। पख्तूनों का तो स्टाइल ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था, पता चल जाता था। लेकिन मेन इशू बनता था उनका जो एतराज़ था, जो वो ये एतराज़ था कि फ़ौज में उनको उस तरह बराबर का हिस्सा नहीं मिला, और हमारे यहाँ जो डिफेंस जो है वो उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अगरचे बहरिया जो थी वहाँ पर उनको अशद ज़रूरत थी क्योंकि उनके दरिया थे, फिर समंदर साथ लगता था, और वो दो उनके समंदर के वो साहिल थे, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन शायद चूँकि हम पाकिस्तान शुरू दिन से ही इतने मसाइल में आप पता है आपको इनसर्कल्ड हो गए थे, आपको ना तो पाकिस्तान लूला लंगड़ा वो पाकिस्तान मिला, नंबर 1 आपके हिस्से जब बखरे किए गए, ना आपको आर्मी की वो हथियार दिए गए, ना बहरिया के दिए गए, ना आपको फ़ज़ाइया के दिए गए। हत्ता कि ये है कि आपको 6 प्रिंटिंग प्रेस थी तो एक भी हमारे हिस्से नहीं आई। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ख़ुद कहा वल्लभ भाई पटेल को कि यार एक दे दो। उसने कहा मैं क्यों दूँ, वो ख़ुद लें। यानी लॉर्ड माउंटबेटन की बेबसी का आलम ये और हमारी भी बेबसी का आलम ये। यहाँ पर मुझे सराहना पड़ेगा महात्मा गांधी जी को, जो उनका ये आखिरी राउंड है जिसमें वो शहीद हुए मेरे नज़दीक। जिस तरह उनको जुल्मन कत्ल किया गया, जिस पे आज जो बीजेपी बैठी है, जिनके वो बड़ा ऑन करते हैं, बहुत शर्मिंदगी का बायस है कि अपने एक कौमी हीरो को, बानी को, महात्मा को आप कत्ल करते हैं और आप कहते हैं कि वो जायज़ था। वो इसलिए क्या मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, इस्लाम से नफ़रत करते हैं। और गांधी ने ये दोनों आखिरी दिनों में गांधी के अंदर बहुत तब्दीली थी, वो एक अलग बहस। अब आ गया, मैं जो आपने जो सवाल किया, मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आइन बनना चाह रहा था शुरू में, तो 2 ऐवानी मकनना का तसव्वुर जो बरतानिया से हमने लिया वो वही था, वही अंग्रेज़ों ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी दिया था। अब वही पाकिस्तान में मॉडल बनने जा रहा था। अच्छा, उसमें इशू ये बन गया, एकदम इशू ये बन गया कि भाई 4 सूबे इधर थे और मशरक़ी पाकिस्तान 1 सूबा था। पहला असूल तो ये तय हो गया कि आबादी के तनासब से जो कौमी असम्बली होगी, नेशनल असम्बली होगी, वो आबादी के तनासब से होगी, जो आज भी है। अच्छा, अब जो सेनेट जो होगी उसमें जो यूनिट्स होंगे उनको बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। जैसे कि आज है देना, फेडरेशन की अलामत है सेनेट। पंजाब की आबादी जितनी मर्ज़ी हो,
सिंध की जितनी भी हो, बलूचिस्तान की, कोई बड़ा छोटा सूबा नहीं रहेगा, यही बैलेंस होता है। अच्छा, वहाँ पर जो हमारे बंगाली जो लीडर्स थे, वहाँ पर वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़िद में वो आ गए और गैर पुख्तगी का उन्होंने सबूत दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आपकी सेनेट में अक्सरियत क्यों हो, हमें सेनेट में भी हमारी अक्सरियत हो। अच्छा, वो सोच रहे थे अपने आप को एक अलहदा के तौर पर, इधर चारों सूबों को वो एक समझ रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो तस्वुर आया, जो कि बहुत गलत आया, मगर उनके कहने पे आया, 1 यूनिट वाला तस्वुर आया। अच्छा, ये 1 यूनिट की वजह से हमारा बलूचिस्तान को जो पूरा सूबा बन जाना था नहीं बना 70 तक, कि NWFP तरक्की नहीं कर सका पूरी तरह, सिंध भी तरक्की नहीं कर सका, पंजाब भी उस तरह तरक्की नहीं कर सका 70 तक, चूँकि हम बट गए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, हमारी कोऑर्डिनेशन ही नहीं आई। अच्छा, नतीजतन ये जो 1 यूनिट, और फिर देखिए ना, इस दौरान चले मान लिया बंगालियों के साथ ये जुल्म था, 1 यूनिट आपने कर दिया, उनकी आबादी ज़्यादा थी, आपकी कम थी, नहीं होना चाहिए था, किसी तरह भी नहीं होना चाहिए था, मगर वो भी उनका जो मुतालबा था गलत था, सेनेट वाला। अच्छा, अब ये सवाल ये उभरता है, इस दौरान क्या ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल नहीं बने? क्या हुसैन शहीद सोहरवर्दी वज़ीर आज़म नहीं बने? वज़ीर कानून। मैं एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, उनके बंगालियों के जो अहम लीडर्स थे, जिनका कद काठ एक नेशनल लेवल का था, उनको पूरा मौका मिला। अच्छा, उसमें पूरा मौका जब मिला तो उन्होंने क्या अपने जो लोग थे मशरक़ी पाकिस्तान के, उनकी भलाई के लिए काम किया, नहीं किया, ये इस पर तहकीक तलब बात है। वो आप काम कर रहे हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये बताते हुए कि प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब, हम लकी हैं कि इनका वजूद हमारे लिए इंतहाई गनीमत है इस कहतुर रजाल के दौर में, जिनकी तारीख़ पर बड़ी गहरी नज़र है। और डॉक्टर साहब की कोई बात जो है बग़ैर हवाले के और बग़ैर तहकीकी रेफरेंस के नहीं होती। मैं ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने एक इंतहाई मयारी किताब जो कि लॉर्ड वेवल पर लिखी, और ख़ास तौर पे 1940 और 1947 के ज़माने में इस दौर पर जो बुनियादी जो दस्तावेज़ात हैं, जो कि ब्रिटिश आर्काइव्स में, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन का रिकॉर्ड और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हैं, वो डॉक्टर साहब की उस पर न सिर्फ नज़र है बल्कि इंतहाई दस्तरस है। इस रेफरेंस में सर मैं बहुत सारे ऐसे मैं इंशाल्लाह आइंदा नाज़रीन हम डॉक्टर साहब से मज़ीद बातें करेंगे इस मौजू पर, ख़ास तौर पे 1 यूनिट के हवाले से, इसी तरह बंगालियों और पंजाबियों का जो आपस में रिलेशनशिप था इस दौर में, उस पर इंशाल्लाह फिर आइंदा किसी दिन पे बात है। लेकिन अभी सर ये जो आप बात फरमा रहे हैं, इससे में आप ये बताइए सर कि फ़िलिप टालबोट का आपको आइडिया है, उसने उस ज़माने में जब पाकिस्तान बना था तो उसने एक आर्टिकल लिखा था, और उसका ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की जो फ़ेडरेशन है जो बनने जा रही है, ये दुनिया की मुश्किल तरीन फ़ेडरेशन है, और उसका ज़्यादा मौक़िफ़ इस तनाजुर में था कि ये इनके दरमियान जो जोग्राफ़िकल डिवीज़न है। सर मेरा सवाल ये है कि 1971 के सानहे के हवाले से क्या जोग्राफियाई फैक्टर्स डोमिनेंट था? अगर था तो इसको अवॉइड किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1965 में 64 में सदारती इंतखाबात होते हैं। मादरी मिलत फातिमा जना मशरक़ी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेती हैं, और वो जीती हुई थी। हमारे जो सदर पाकिस्तान थे अयूब खान साहब, ख़ुद साख्ता फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने जिस तरह की धांधली की वो तारीख़ का रिकॉर्ड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ गोया 1965, 64, 65 और 65 में जंग में भी मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोगों ने जो किरदार अदा किया, ख़ासकर एयरफोर्स में जो उनके लोग थे, वो भी काबिल इस्ताइश है, जिसका कोई मतलब सानी नहीं है। अच्छा, उस वक़्त तक तो कोई ऐसा हमें कोई माशरती, सियासी और जोग्राफाई जिसका आपने जिक्र किया, कोई इशू नहीं दिखाई देता। ठीक
अच्छा, ये बिलाशुबा जब काबीना मिशन प्लान के बारे में बातचीत चल रही थी तो ये नुक्ता उठाया गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहकर ख़बरदार किया गया कि अगर आप बना भी लेंगे फेडरेशन तो ये तादेर नहीं चलेगी। इसी का क्रेडिट लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, क्योंकि उन्होंने उन्हीं दिनों फिर इंटरव्यू दिया था यहाँ पर शोरश कश्मीरी को शायद, जिसका कामरान खान साहब भी बड़े एक हिस्टोरियन के तौर पर फतवे लगा देते हैं, पता होता नहीं है कुछ, बोलने का बड़ा शौक़ होता है। और बाबा उनका कहाँ पे उनकी इतनी बड़ी नज़र, मेरे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी प्रोग्रेसिव हैं कि जी देखें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पेशेन गोई साहब, और पेशेन गोई उसने थोड़ी की, ये तो अंग्रेज़ वज़रा ने बताया। अंग्रेज़ वज़रा ने कहा जिना ये ही आपके साथ होगा, आपका ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। अच्छा, ये उन्होंने अंदेशा इसका इजहार किया था। वो आपने बड़ा मशहूर बचपन में हमने किताब पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा एक सादी साहब गुजरे थे कौन कि एक दरख्त पर वो काट रहा होता लकड़हारा, जिसे शेख चिली कहते हैं। लगे शेखों का ताल्लुक देहातों से क्या होना है, अच्छा शेख चिली, ये भी मिथ्स होती हैं। शेख चिली साहब काट रहे हो, गुजरते बुजुर्ग वो कहते हैं यार तुम गिर जाओगे, और वो गिर जाते, वो कहता किस वजह से, उसने कहा मैंने तुम इसलिए कहा मैं नीचे से देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि आप जिस शाख पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अच्छा, ये अगर हमने गलत साबित करना था, हम जोग्राफिया बिलाशुबा इंडिया ने देखे ना रोल जो अदा किया मुक्ति बानी का, मुक्ति बानी जो बंगालियों को तरबियत दी और फिर जिस तरह उन्होंने हमलावर हो गए इस पाकिस्तान पे, गोया इससे हमारा जो डिफेंस था, हमारा जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थी वो बिल्कुल नाकाफ़ी थी। अच्छा, फिर ये कि जब आप एक बंदा शेख मुजीब बेशक 6 नकात देता है, बहुत रेडिकल नकात है, अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था ये खान साहब का कि वो उनको हुकूमत बनाने देते? अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप वो जलसा अपना पहली मीटिंग वहाँ बनाना चाहता था ढाका तो चले जाते, तो ढाका भी तो पाकिस्तान ही था। अच्छा, हमने ये जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, वो जोग्राफिया जो फैक्टर है वो इसलिए नुमाया हो गया जब हमने ये गलतियाँ की, वरना इससे पहले तो वो आप देख लेना 1965 तक आपको जोग्राफिकल फैक्टर दिखाई नहीं देता। अच्छा, फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कैसे रशिया ने उनका साथ दिया, अमेरिका ने किस्सा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जब हमें रोक लिया तो बांग्लादेश को कैसे उन्होंने बनाने में रोल अदा किया। यार गाजी साहब, अलमिया ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में मैंने अभी एक रिटायर्ड सेक्रेटरी हुए हैं, वो थे उधर बांग्लादेश में, मशरक़ी पाकिस्तान में, वो फरमाते हैं कि ये जैसे ज़ियाउल हक़ साहब का जो था ना रेफरेंडम, 10 बजे तक ही वोट डल गए थे, वो कहते ईस्ट पाकिस्तान में भी उन इंतखाबात में इतनी बड़ी धांधली हुई है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और हमारे जो लोग कहते हैं जी सबसे शफाफ और साफ इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए इसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हमने, क्या लोकल इस्टेब्लिशमेंट थी, क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी, जो कि मुझे लगता है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने सारा कंट्रोल कर लिया था। यूएसएसआर ने, इंडिया ने, और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो हमने तय कर लिया था कि इस पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करना है। उसमें शेख मुजीब की आप आखिरी तकरीर सुन लीजिए, अभी रिसेंटली बड़ी रिलीज़ हो रही हैं। वो कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं बांग्लादेश नहीं बनाना चाहता, मैं पाकिस्तान को अलहदा नहीं करना चाहता। आप देख लीजिए लास्ट मोमेंट तक। अच्छा, ये जो भुट्टो से गलती हुई या करवाई गई, मैं ये समझता हूँ भुट्टो से गलती हुई है। पहले अगरचे मैं आपको पता है मैं कहता था नहीं हुई गलती, अब मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ भुट्टो को, जैसे अब हमारे यहाँ जिस तरह वज़ीर आज़म बनते हैं, जिस तरह बहुत सारे विजिबल इनविजिबल हैंड्स लेकर आते हैं, वो जो फिनोमेना हुआ गाजी साहब, उससे मैंने इसीलिए शुरू में माफ़ी मांगी थी कि यार बहुत शर्मिंदा हूँ
तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ, यार बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बंगाली, वो आज भी जो हमारी एज के बंगाली हैं वो उर्दू बोलते हैं और वो फ़ख्र से आपको गले लगाते हैं। मगर वो जो नस्ल जो 70 और 71 के बाद जिस तरह पर हमारे फ़ौज ने वहाँ पर फ़ौज कशी की, और बेशक वो जायज़ था, इंडिया से हमलावर आ रहे थे, मुक्तिबानी आ रही थी और वो बंगालियों के रूप में थे और पहचानना मुश्किल था। और वो जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ख़वातीन के साथ हरासमेंट की गई, उनके साथ ज़्यादती हुई, उसमें भी सदाकत है। मगर 2 किताबें अभी आई हैं, यास्मीन साइकिया की आई, एक और डेड रेकनिंग भी आई है, वो तो ख़ुद बंगाली है और हिंदू खातून है। उसने दोनों ने माना है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं फ़ौज पर हमारे मुबालगा में है। और फिर यह कि उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज में नहीं, हिंदुओं ने जो इंडियन वो आए थे वो उस रूप में उन्होंने ये सारा काम किया, मुक्तिबानियों ने ख़ुद शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मशरिकी पाकिस्तान, जिसे आज बदकिस्मती से हमें बांग्लादेश कहना पड़ेगा, उसको हमें मुख्तलिफ ज़ावियों से होलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए समझना पड़ेगा। That's the point, सर। बहुत सर ज़बरदस्त आपने मतलब एक कम्प्रिहेंसिवली इसको डिफ़ाइन किया है। ये मौजू ऐसा है कि इस पर शायद एक किस्त काफ़ी नहीं है, इस पर हमें शायद कई सीरीज़ करनी पड़े। लेकिन ये गुफ्तगू सर नाज़रीन ये इंतहाई ज़रूरी है, चूँकि एक मौर्रिख़ से ज़्यादा बेहतर शख्स नहीं हो सकता जो तारीख़ के उन सुलगते हुए सवालों पर उनको टच ना करे। सर अभी ज़ुबान की बात हुई, उर्दू ज़ुबान के हवाले, ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं मिसाल के तौर पे सर मुझे अच्छी तरह जहन में, मैं ज़ाहिर बंगाल के हवाले से, बंगाल की हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ अदना सा, और इस तरफ लाने वालों में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा किरदार है और ही इज़ माई मेंटोर एज वेल। तो मौलवी के फजलुल हक का सर मैंने एक ख़त मेरी नज़र से गुज़रा, तो इंतहाई शुस्ता उर्दू लिखी है और मेरा ख्याल है बड़े बड़े उर्दू दानों से बेहतर लिखी। सर सवाल ये है कि मुझे याद पड़ता है कि 1965 तक हमारे मगरबी हिस्से और सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं हुई कि मशरक़ वाले उर्दू ज़ुबान सीखें और मगरिब वाले बंगाली सीखें। आपको नहीं लगता कि ये जो ज़ुबान का जो बैरियर था, बंगाली ज़ुबान का मसला थोड़ा सा इंसानी बुनियादों पे देखा जाए तो उनका मुतालबा कोई बिल्कुल नाजायज़ नहीं था? इस पे सर आप ज़रा तफसीली रोशनी। देखिए बहुत शुक्रिया, फिर आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ढाका यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो कौमी ज़ुबान होगी वो उर्दू होगी। उनसे मुराद उनकी राब्ते की ज़ुबान था, जबकि उस वक़्त से आज तक इंग्लिश ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज चली आ रही है। उर्दू अभी तक बोल रहे हैं हम, लेकिन वो राब्ते की ज़ुबान है। कहते हैं कि हम ये कर देंगे, क्या हमारे कोई खतूत आप देख लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पाकिस्तान में कि भी उर्दू को ज़रिया जो है वो बनाया जाए खतूत का, सरकारी खतूत का, और ये सारा लंबा प्रोसेस। अच्छा, वहाँ पर जो उनका जो कंप्लेंट थी उसमें जायज़ थी कि जी क्यों ना, अगर उर्दू है तो क्यों ना बंगाली हो। अगर काश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी वफा करती तो वो 100% मुझे बिल्कुल रत्ती भर शक नहीं है कि वो ये फ़ैसला करते कि उर्दू राब्ते की ज़बान है। बाकी तमाम सूबों में अपनी अपनी जो ज़बान है लोकल लैंग्वेज, वो उसको, जैसे कि आपको पता ना उर्दू हिंदी तनाज़ा जब हुआ उसमें भी यही पहलू था कि उर्दू के साथ जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी कोर्ट की ज़बान हो जाए। तो जिन्ना के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, ऐसा नहीं था कि जिन्ना, देखा जिन्ना तो ख़ुद बमुश्किल उर्दू बोलते थे, लेकिन हमारी तहरीक पाकिस्तान में उर्दू का नारा, चाहे वो बंगाली था, चाहे वो सिंधी था, चाहे वो यू पाइट्स था, जो भी था वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा, अब जो बंगाली आपने जैसे फरमाया, हमारी बदकिस्मती ये है गाय साहब, एक और अलमिया ये है, 45 और 46 में इलेक्शन हुए, फिर सूबाई सतह पर हुए, कौमी सतह पर 1970 से पहले इलेक्शन नहीं हुए।
अच्छा, जब आप सूबाई सतह पर इलेक्शन करवाते हैं या बेसिक डेमोक्रेसीज का असूल लाते हो, कोई बुराई नहीं है, 3 टियर्स है ना, कोई बुराई नहीं है। बुनियादी जमहूरियतों के ज़रिए आप छोटे छोटे मामलात अवामी मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इलाकाई मामलात हल करवा लेते हैं, सूबों को सब सूबाई मामलात हल करा। मगर अलमिया ये आता है कि कौमी सोच बेदार नहीं होती, ठीक है, नेशनलिज्म बेदार नहीं होती है। अच्छा, जब नेशनलिज्म बेदार नहीं होती तो फिर आप एलिनेशन आ जाती है। हमने जैसे कहा सिर्फ ज़बान का मसला, देखें हमारे यहाँ भी जो पख्तून हैं, हमें उनकी पश्तो इतनी जल्दी समझ नहीं आती, मुझे और आपको शायद आती हो कि हमारा बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट, आम पंजाबी को नहीं आती, बलोची को पंजाबी नहीं आती, सिंधी को पंजाबी नहीं आती, पंजाबियों को ये ज़बानें नहीं। मिसाल मैं दे रहा हूँ, अच्छा, बीच में राब्ते की 20 ज़बानें हैं, सराइकी बन गई। अच्छा, ये सराइकी वगैरह बात की वजह से बंगाली ही की ले लीजिए। अच्छा, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का लहजा ही मुख्तलिफ है, जैसे आज हम कहते हैं पंजाबी और सराइकी, ऐसा ही था, मगर उनके अंदर एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। 1905 में जब वो बंगाल की तकसीम पर रद्द अमल आया तो वो उन्होंने जनाब रविंद्रनाथ टैगोर उठे, फिर कांग्रेस आई, उन्होंने कॉन्शियस किया आप बंगाली हो, आपका ये कल्चर है, आप सुपीरियर हो। अच्छा, वो जो सुपीरियरिटी उधर है वो रेशल मार्शल रेस थ्योरी से मिलती जुलती है, बंगालियों को सुपीरियर कर दिया गया। बिलाशुबा उनकी ज़ुबान बहुत प्यारी ज़ुबान है, बहुत लिटरेचर है उसके अंदर, मेरा ख्याल वो हर ज़ुबान में है, खाली बंगालियों में नहीं, पंजाबियों में थोड़ा है, पख्तून सिख बंगाली, मैं समझता हूँ जो पख्तून लैंग्वेज है वो इतना ज़बरदस्त उसका है, रहमान बाबा की शायरी और बहुत सारा, इसी तरह बलोचियों की, बरोहियों की, मैं बहुत हर सूबे में हर इलाके में लोग सोचने वाले हैं, मफक्किर हैं, शायर हैं, राइटर्स हैं। थोड़ा सा जो आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, काश ऐसी एफर्ट हो जाती जिसमें आप बंगाल को भी इक्वल दर्जा दे देते, लेकिन आप बंगालियों को देते, फ़र्ज़ कीजिए, तो पंजाबियों का क्या कसूर था, तो सिंधियों का क्या कसूर था, फिर आपको बलोचियों का क्या कसूर था, पख्तूनों का क्या कसूर था। मैं जुर्रत करूँगा इस पॉइंट पर, मैं इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि हम 1 यूनिट पे एक्सक्लूसिव एक आपसे सेटिंग रखेंगे, क्योंकि मेरी सर एक अब तक की अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ शवाहिद की बुनियाद पे मेरा ये सोच है कि जितनी कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख़ में पंजाब ने दी है बाकी छोटे सूबों के लिए, शायद ही किसी और सूबे ने दी हो। 1 यूनिट का भी नुकसान एक्चुअल पंजाब को हुआ, पंजाब ने अपना पेट काट के उस 60-70 से नीचे 40 पे आ गया, 40% पर आ गए। तो इस पर इंशाल्लाह सर आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, इस पर हमारी ख्वाहिश होगी कि हम आइंदा एक अलग से इस पर एक्सक्लूसिव टॉक करेंगे। जी सर प्लीज़। अच्छा, मैं ये कहना ये चाह रहा था, जब 1 यूनिट बन गया तो फिर 54-55 के बाद तो बंगाली ख़ुद मुख्तार थे, उन्होंने बंगाल अपनी बंगाली ज़बान करार दे दी। बिल्कुल सही, ठीक है, उनका वो ज़ुबान का मसला तो हल हो गया ना। फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोई उन पर इम्पोज नहीं किया ना, सोहरवर्दी मान गए थे। चलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, यहाँ पर सिंधियों ने अपनी 72-73 में कर लिया, बलोचियों ने कर लिया, पख्तूनों के, हमारा पंजाबी क्या, वो एक अलग इशू, हम मुस्लिम नहीं जाते क्योंकि हमारा मेन आज का मौजू जो है ना वो बंगाल है। अच्छा, ये जो जब आपको अपनी ज़बान का एक मुकाम जो चाहते थे वो मिल गया, आपकी अगर नफ़रत उर्दू से थी रहती, मगर आपके जो शहरों में रहने वाले जो लोग थे, पढ़े लिखे जो बाबू थे, वो तो उर्दू बोला करते थे, वो तो उर्दू में शायरी किया करते थे, वो तहरीक पाकिस्तान में उर्दू में तकारीर किया करते थे, वो उर्दू ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाते थे, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जो लेगेसी थी, जो हेरिटेज था, वो उर्दू में चला आ रहा था, गालिब से शुरू हो, सर सैयद से शुरू हो, वो चलता आ रहा था। तो गोया बंगालियों को भी शायद ये कोई प्रॉब्लम ना हो उर्दू के साथ, और उनका मुतालबा जायज़ ही था कि जी हमारी बंगाली ज़बान कहीं पीछे ना रह जाए। वो मेरा ख्याल उन्होंने जब 55-56 के आइन के तहत कर लिया, तो फिर उनका जो अगर जिनको शिकवा था, जहाँ हम बहाना तलाश कर रहे थे कि आप ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करें, वो उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था। यही मेरी बात डॉक्टर तारक रहमान साहब से भी बाज़ औक़ात होती है
कि यार वो इशू हुआ 5-6 साल बाद, 9 साल बाद, 8 साल बाद हल हो गया, तो हमारे यहाँ जो बाकी सूबे थे उनमें इस तरह की बेचैनी क्यों नहीं आई जो बंगालियों में आई, और उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ था। मैं तो आज भी कहता हूँ जब हल हो गया तो फिर हम उसको काज कैसे लेंगे, मगर कॉज इस तरह लेंगे कि वो वक्त बन गया जब मुजीबुर रहमान को अवामी मुस्लिम लीग बनाने का मौका मिल गया। है वो मुस्लिम लीग, है मुस्लिम लीग, लेकिन अवामी गोया ये कि उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। उसने कहा मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं पीपल्स अवामी हूँ, एक ज़्यादा इंडिजिनस बनाना, और उसने अवाम से रिश्ता जोड़ा, वो मुस्लिम लीग जो अवाम से हो। सर मुजीबुर रहमान वो एक शख्स है, आप मेमोइर्स जो पब्लिश हुए हैं, अनफिनिश मेमोइर्स जो दीगर ज़ुबानों में तर्जुम हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें तो मुजीबुर रहमान कलकत्ता से चलता है, स्टूडेंट कायद आज़म को हाथ में लाने को फ़ख्र कर जानता है, स्टीमर्स पे जाके पाकिस्तान के लिए वो नारे लगाता है, लड़ पड़ता है मुखालिफिन से। आखिर ये अलमिया है तारीख़ का कि वो शख्सियत 1971 में पाकिस्तान के टूटने का सबब बनती है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, वो यकीनन जब एक तो अगरतला साजिश केस मिथ नहीं है, रियलिटी है। बिल्कुल सही। वो तो अब लोग उनके खुद मानते हैं कि जी हाँ हमने बांग्लादेश बनाया, इस पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश की तरफ लेकर आया, हमने फ़ौजी, माली, सियासी, सफारती तमाम कोशिशें उन्होंने की, और लिटरेचर कब से वो फैला रहे थे, वो तो मान रहे, इंडिया का हाथ मान रहे हैं। अब कोई कहे बंगाली नेशनलिस्ट या कहे हमने आज़ादी हासिल की, वो आज़ादी आपने हासिल नहीं की, आपको दी गई है, किसी ने दी है, हमारा भी कसूर है, कुछ इंडिया का ज़्यादा है। लेकिन आपका जवाब देने से पहले हमारे बंगाली जो बंगाल में बसने वाले ईस्ट पाकिस्तानी भाइयों ने हमें पैगाम दिया जब बीजेपी ने कश्मीर को कब्ज़ा किया, हैं जी, 370 को उन्होंने रिवोक किया और स्ट्राइक किया, तो उन्होंने कहा जनाब अब मुक्ति बानी बनाने का मौका मिल गया आपको, अब बदला लीजिए। जब वो बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उस वक़्त की रियलिटीज़ और थी, उस वक़्त UN रेजोल्यूशन और थी, उस वक़्त फैट ऑफ वगैरह और मामला थे, और हम ताकत भी कमज़ोर थे उस वक़्त, और आज भी हम बज़ाहिर कमज़ोर नहीं हैं। ज़ाहिर है कि अब तो लड़ाई का असूल बदल गया। अच्छा, जो शेख मुजीब भी ये टैक्टिकल मूव कर रहा था। अच्छा, गौर कीजिए, करारदाद लाहौर की तरफ आते हैं। ठीक है। करारदाद लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनका तस्वर ये था कि हम जो ये हमारे यूनिट्स होंगे, सूबे जो होंगे पाकिस्तान में जो शामिल होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। ठीक। अच्छा, ये उनका कोई तस्वर नया नहीं था, करारदाद को बनाते वक्त नहीं था, उससे पहले भी आप बेहतर जानते हैं नेहरू रिपोर्ट में उनका झगड़ा क्या था। यही झगड़ा था कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए। कायद आज़म पाकिस्तान बनते वक्त भी ये सोच रहे थे, जो अच्छा बाद में देख लें जो लोग इतराज़ करते हैं करारदाद मकासद को, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को, वो उसके अंदर भी लिखा गया है कि तमाम सूबों को बढ़ने का, आगे बढ़ने का, परवरिश पाने का, फ्लरिश करने का, डेवलपमेंट का इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है। अब आप देखिए, जब उसको एक प्रोपेगेंडा मिल गया, एक आपने नेशनल असम्बली नहीं आने दी, एक आपने वज़ीर आज़मों को आए दिन छुट्टियां करवाते गए, और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पंजाबी, सो कॉल्ड पंजाबी, सारा पूरा वेस्ट पाकिस्तान है, वो उन पर पंजे गाड़े बैठा है। वो इसलिए वो ये समझते थे कि हमारी जो तरक्की नहीं होती वो उसकी वजह ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, जैसे कि आज बदकिस्मती से बलूचिस्तान में लोग महसूस करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि जी जो हमारी तमाम तर जो नाकामियाँ हैं वो सारी इस्लामाबाद की वजह से या पंजाबियों की वजह, जैसे महमूद अचकज़ई साहब भी शिकवा कर गए लाहौर वालों से करके, हालांकि वो मासूम आदमियों को पता ही नहीं, लाहौर से तो बहुत कम फौजी होते हैं, जिस इलाके से होते हैं उन्हें पता ही नहीं, लेकिन शायद वो मासूमियत में बातें करके, मैं उनको चैलेंज नहीं करता, बहुत प्यारे आदमी हैं। उन्होंने जो एंड किया ना, वो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पे किया। उन्होंने कहा जी यार इस्लाम को आने दो, तमाम लोगों को बुनियादी हकूक दे दीजिए। इसलिए महमूद अचकज़ई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्होंने एंड किया। और मुख्तसर शिकवा
एनीहो, मैं ये बलूचिस्तान के अंदर ये जो एहसास महरूमी है उसमें हमारा कसूर है। ठीक है, हमने वहाँ के जो वडेरे हैं उनको साथ रखा है, आवाम को नहीं रखा। बलोची इसी तरह बांग्लादेश है, इसी तरह बंगाल में आम ने ना इंतखाबात करवाए, ना इंतखाबात होने दिए, ना उनको मरकज़ में लेकर आए। आम ने जो आपके हम नवा थे उन्हें साथ रखा। तो गाजी साहब, उनके अंदर पाकिस्तानियत कैसे पैदा होती? उनकी महबूब तरीन जो लीडर थी, जो कायद आज़म की बहन थी, मादरे मिल्लत थी, उनके लिए भी 1964 और 65 में उन्होंने जान निछावर कर दी, वोट दिए, सपोर्ट किया। अगर वो जीत जाती और वो प्रेसिडेंट बन जाती तो बांग्लादेश कभी ना। और मुजीब ने, वो मैंने कहा ना, टैक्टिकल मूव थी कि यार मैं ये मैक्सिमम डिमांड रखता हूँ, यही असूल होता है, ये मैक्सिमम डिमांड रखता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, जीत के मैं कहूँगा जनाब मैं अब आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ तो लिहाजा मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा आप सबके। जैसे कि भुट्टो ने सो कॉल्ड सिंधी लीडर बन गया पहले, तो जब वो 73 का आइन बनाया वो क्या था?